अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच गा विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम नवाज शरीफ साहब के ख़िताब की ही बात करेंगे, क्योंकि आज वही सबसे बड़ा मेन इवेंट रहा है। हम उस पर बात करेंगे कि वो जो आज नवाज शरीफ साहब ने कबूतर उड़ाए थे, वो कहाँ कहाँ पैगाम लेकर गए हैं, और क्या अब इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार है। और आखिर में हम बात करेंगे कि अब इमरान खान साहब के पास क्या रास्ता बचा है। तो दोस्तों, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हस्बे मामूल आपसे वही दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रा इसे सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो आगे भी भेजें और वीडियो को भी लाइक कर दें। कमेंट्स भी करके बता दिया करें कि आपको कैसा लगा है। तो इससे ज़रा हौसला अफजाई भी होती है और अपने आप को मज़ीद बेहतर करने की जो है ना, एक वो भी है कि चलो मज़ीद बेहतर होगा, मौका मिलता है कि इस तरह हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं आपकी राय से। तो खैर, अब दोस्तों हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा प्रोग्राम का नाम ही सच गप है, तो कहीं कहीं पर हम इसमें गप भी छोड़ते हैं, लेकिन वो गप ऐसी नहीं होती कि जिसको आप झूठ कहें। वो गप सुन के ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये ना गप ही छोड़ी है। तो नॉर्मली हम सच की बात ही करते हैं और सच ही पर ही करते हैं। तो आज दोस्तों, जलसे में तकरीर तो आप सब ने सुन ही ली है, उसके क्या क्या नुकात हैं वो भी आपने सब सुन ही लिए। तो इस तकरीर का जो सबसे अहम जो था पहलू था, नवाज शरीफ साहब ने ख़ताब तो जो भी किया, लेकिन जो उनका जो मैसेज था, वो जो कबूतर उनके वहाँ पे माई के पास आके बैठे और फिर उन्होंने एक अपने हाथ पे भी उसको आगे ऐसे ऊपर किया और उसे फिर उड़ा दिया। तो वो कोई 3-4 कबूतर आए थे। तो दोस्तों, आखिर वो जब उड़ के गए तो वो कबूतर कहाँ कहाँ उड़ के गए होंगे ना। तो हमने ऐसे ही ज़रा कुछ गौर किया, तो वो दोस्तों कुछ कबूतर तो चले गए दूर दराज के सफ़र पे, जैसे कोई पिंडी की तरफ, कोई पारा की तरफ, कोई सफ़ेद संगे मरमर की इमारत की तरफ यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ। उस पर तो हम बाद में बात करें, लेकिन कुछ कबूतर गए, कोई साकिब निसार की तरफ भी गया, कोई बंदयाल की तरफ भी गया, कोई जो है ना वो एजाजुल एहसन की तरफ भी गया जो निगरान जज थे, और उनसे पूछ लेंगे सुनाएं फिर की हाल है। वापस आ गया जिसके ऊपर निगरान जज बने थे। साकिब निसार से भी पूछा जी हूँ आराम है। तो और दोस्तों, कुछ कबूतर गए जो दूर दराज के इलाकों में। अब उन दूर दराज के इलाकों में उन कबूतरों के पैगाम को क्या लिया जाएगा, किस तरह से होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब हम जो बात करेंगे, नवाज शरीफ साहब ने जो ख़िताब में जो अपनी बातें की हैं, अब हम ज़रा संजीदा बात करते हैं। तो दोस्तों, नवाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा ख़िताब किया है, इसी की ही तवक्को थी, और आज के ख़िताब में से ही तय होना था कि आया नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं या नहीं है। आपको याद होगा कि जब 19 या 20 सितंबर को उन्होंने एक वो किया था, एक पैगाम दिया था जिसमें एहतसाब की बात की थी, जनरल बाजवा की, फैज़ हमीद की, एजाजुल एहसन वगैरह की, जिन्होंने सब खिलवाड़ किया था। तो उसके बाद एक हलचल मची थी। तो और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन गए बाहर, और फिर एकदम ठहराव आ गया था, और तवक्को यही थी कि जो आज का ख़िताब होगा उसमें इस तरह की कुछ हिजान अंगेज़ बातें नहीं होंगी। बल्कि मैंने ये ट्वीट भी किया है, और इस बार एक बार पहले 3 अक्टूबर के वीलॉग में मैंने एक इम्कानी तस्वुर भी पेश किया था कि किस तरह की तकरीर होगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई इसमें ऐसी बात नहीं होगी जो मज़ीद मसाइल बढ़ाए। तो नवाज शरीफ साहब ने तो दोस्तों एक कदम और पीछे हटे हैं वो इस तकरीर से। नवाज शरीफ साहब का पहले भी मौक़िफ़ यही था कि सब इदारे अपनी अपनी हदूद में रहें और सिविलियन हुकूमत को सिविलियन हुकूमत का काम करने दिया जाए, जो कि बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, आइनी मुतालबा है। अब वो एक कदम और आगे और पीछे हटे हैं। एक तो उन्होंने किसी के एहतसाब की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि आओ हम आगे चलते हैं। यानी वो जो एक
वो कहते हैं ना रिकन्सिलिएशन वाला या ट्रुथ कमीशन जो एक होता है, तो बज़ाहिर ट्रुथ कमीशन तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम सब अपनी अपनी गलतियां पीछे डालते हैं और अब हम आगे चलते हैं। और इस पैगाम में एक तो उनकी जो है ना, ज़ाहिर जो तकालीफ मियाँ साहब ने उठाई हैं, नवाज शरीफ साहब ने उठाई हैं, वो कोई ढकी छुपी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक पैगाम दिया है इस्टेब्लिशमेंट को भी, अदलिया को भी, कि हमें सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने रास्ता भी बताया, बांग्लादेश के हवाले से बताया, भारत के हवाले से बताया, फ़लस्तीन के हवाले से भी बताया। तो और अपने जो है ना एक अपना विजन भी पेश किया कि मैं 40 साल का निचोड़ है कि हम इस तरीके के अलावा आगे नहीं बढ़ सकते, कि हम सब मिलकर बैठें। सियासी जमातों को भी उन्होंने दावत दी। उन्होंने यकीनन इसका मतलब यही है कि पीपल्स पार्टी भी है, बाकी जमातें भी हैं, तहरीक इंसाफ भी उसमें शामिल होगी, तो सब बैठ के एक लाहे अमल बनाएं। ये तो है बहुत मुस्बत पैगाम। अब क्या इस्टेब्लिशमेंट इस मुस्बत पैगाम को कबूल करेगी या नहीं करेगी, ये है $1,000,000 क्वेश्चन। अभी तक की जो खराबी है सियासतदानों में भी कहीं ना कहीं पर होगी, लेकिन जो खराबी का जो ज़्यादा किरदार है वो इस्टेब्लिशमेंट के है। अगर जब इस्टेब्लिशमेंट के तेवर बदलते हैं तो अदलिया के तेवर ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं, और जो अदलिया तेवर नहीं बदलती उसका फिर हशर यही होता है जिस तरह बंदयाल के फैसले रद्दी के टोकरी की तरह उड़े। अगर बंदयाल ने अपने दौर में सही फैसले किए होते तो उसकी इज्जत भी होती और वकला भी उसका साथ देते, लेकिन वो फैसले ही ऐसे थे कि उन्हें कोई तस्लीम नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो कि मैं आपको पिछले व्लॉग्स में बताता भी रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को क्यों आने दिया है, और इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को क्या इस्टेब्लिशमेंट अब वज़ीर आज़म के तौर पर कबूल करेगी। तो दोस्तों, इसके बारे में ना 2-3 अफवाहें भी चल रही, जिसको गप कह सकते हैं आप। बताने वालों का ये ख्याल था कि इस्टेब्लिशमेंट अपना कुफारा अदा करना चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट को ये महसूस हुआ है कि यार इस बंदे के साथ हमने इतनी ज़्यादतियाँ की, इसके साथ इतनी नाइंसाफ़ियाँ हमने की, उसके बावजूद जब हम पर मुश्किल वक्त आया तो ये हमारा बाजू पकड़ के खड़ा हो गया। यानी मुश्किल वक्त उन पर कब था, जब इमरान खान साहब ने उन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। तहरीक अदम एतमाद से पहले भी शुरू कर दिए थे, और तहरीक अदम एतमाद के बाद तो बढ़ चढ़ कर शुरू कर दिए थे कि कभी वो मीर जाफ़र, मीर सादिक, और कभी जानवर, कभी नाम लेना डर्टी हैरी, और कुछ भी करना। ये सब वो चीज़ें थी जो इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर कर रही थी। तो ऐसे में नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात ने इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया। तो इसी की वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये महसूस किया है कि हमें भी अब इसका अपना कुफारा अदा करना चाहिए। गो के नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में दरार ही इख्तियारात की वजह से आती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। लेकिन हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिसको मैं खराबियों की जड़ भी कहता हूँ, कि उनका ये ख्याल है कि सबसे ज़्यादा सही काम उन्हीं को करना आता है, और वो अपने काम में किसी और की रुकावट या मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। यह है खराबी की जड़। तो लेकिन उसके बावजूद इस बार इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब के साथ मुफाहमत करना चाह रही है। ये जो हाफिज़ साहब की इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी ये ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को एक बार बनाया जाए, ताकि जो 2017 में उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी उसका कुछ हद तक कुफारा अदा किया जाए। तो इसी वजह से नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात बढ़ गए हैं, और आज जो नवाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया है, ये वाज़ेह इशारा था कि नवाज शरीफ साहब भी 2 कदम पीछे हटकर मज़ीद आगे बढ़ना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट को ले आए हैं, इससे पीछे इस्टेब्लिशमेंट जा नहीं सकती, इससे आगे तो बढ़ेगी। अब नवाज शरीफ साहब को भी उसी तर्ज हुक्मरानी के तौर पर चलना पड़ेगा जो शहबाज शरीफ साहब ने मिसाल बनाई है। जिस तरह उन्होंने आज अपनी तकरीर में एक मुफाहमत का अंदाज दिया है, उनको यही अंदाज आगे लेके चलना पड़ेगा, और लग रहा है कि वो लेके चलेंगे, क्योंकि आज उन्होंने कोई एक भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं की।
جب وہ کنٹروورشل بات نہیں کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کو برا نہیں لگے گا، اور اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو لے کے آگے چلے گی، یعنی اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ لچک کا مظاہرہ کر رہی ہے اور نواز شریف صاحب بھی لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ نواز شریف صاحب آج سے اگلے وزیر اعظم ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور اس کا مثبت اثر پڑے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ سوموار سے جب اسٹاک مارکیٹس وغیرہ کھلیں گی تو وہ اس میں تیزی آئے گی، یہ ایک مثبت تاثر جائے گا، اور اس کا عمران خان صاحب پر کیا اثر ہوگا یہ بڑی گہری بات ہے۔ دوستو عمران خان صاحب جو اپنے قید ہیں، عمران خان صاحب کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ بہت شدید نوعیت کے ہیں اور سنگین ہیں، ٹھوس شواہد ہیں، بچنے کے امکانات نہیں ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ ابھی عمران خان صاحب کو کہیں بھی نہیں بھیجنا چاہتی۔ عمران خان صاحب جیل میں بہت پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی ضمانتیں ہوں یا ان کو زبردستی باہر بھیجا جائے، کسی دوسرے ملک میں بھیجا جائے۔ عارف علوی صاحب کو عمران خان صاحب نے ایسا پیغام بھی بھیجا، لیکن عارف علوی صاحب اس وقت کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو عمران خان صاحب اس وقت بہت کمزور پوزیشن میں ہیں۔ عمران خان صاحب کے ابھی فی الحال بچت کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ حکومت آنے کے بعد اگر کوئی مزید انہوں نے مظاہر وہاں پر بھی بات چیت سے ہی جائیں گے عمران خان صاحب بھی، تو عمران خان صاحب کو ابھی جو مزید مشکلات آنے والی، جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ دوستو ایک نئی تاریخ بھی رقم ہونے والی ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے پہلے شخص ہوں گے جو چوتھی بار وزیر اعظم بنا، جبکہ عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے پہلے شخص ہوں گے جو توہین الیکشن کمیشن کے الزام میں نااہل ہوا۔ تو یہ ایک نئی تاریخ بننے جا رہی ہے، اور یہ سراسر عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، لیکن وہ اپنے انتقامی مزاج کہہ لیں یا ان کے اندر جو ایک انتقام کی آگ جل رہی تھی، اس کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا بلکہ اس ملک کو بھی نقصان پہنچایا۔ اب عمران خان صاحب کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ مفاہمت کریں، معذرت کریں اپنے طرز عمل کی، اور اپنی کچھ سزا بھگتیں، اس کے بعد ہی وہ یہاں سے جا سکیں گے، اور ان کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں۔ پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب کے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیجیے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا کمنٹس میں۔ تو آخر پہ پھر وہی درخواست، جنہوں نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، آپ کی مہربانی، تو نہیں کرتے تو بھی کوئی بات نہیں، یہ ذرا میں لائٹر ویٹ میں موڈ میں کہہ رہا ہوں۔ تو دوستو اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔